जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका तर्क ISPCS चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश और मैंने PT 365 एनवायरनमेंट सीरीज का लेक्चर स्टार्ट किया है और आज ये तीसरा लेक्चर है। हमने इसमें अब तक के पिछले दो लेक्चर में हमने वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के मोर देन 90% टॉपिक्स कवर कर लिए और बहुत ही डेप्थ एनालिसिस में कवर किया। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अदर रिलेटेड न्यूज जो हमको शॉर्ट दिखता है, इसके अंदर कितना हम डिस्कवर कर सकते हैं वो आपको ये लेक्चर में पता चलने वाला है। जो ब्लू प्लैनेट प्राइज है वो जापान का है, लेकिन वो ब्लू प्लैनेट प्राइज रशिया से कैसे कनेक्ट है वो देखेंगे। फिर बाद में इसमें अलग अलग जो रिलेटेड न्यूज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ डेप्थ में। और यूएन रेड के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है यूएन रेड प्लस। ये दोनों में मेजर डिफरेंस क्या क्या है और यूएन कैसे सपोर्ट करता है इसको, यूएन रेड प्लस को कैसे सपोर्ट कर रहा है। फिर इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कितना ग्रोथ हो रहा है, फिर उसको लेकर के गोल्स कितने हैं और फिर उसको गवर्नेंस के लिए कौन सी एजेंसी उसमें है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, ये इसमें हम कवर करने वाले हैं। मैंग्रोव्स कंजर्वेशन, इंडिया जैसे आपको पता है कि मैंग्रोव्स बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, लेकिन मेजरली सबको पता रहता है कि सुंदरबन में ही मैंग्रोव्स है। लेकिन सुंदरबन के अलावा और कौन कौन से जगह पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, उसको कंजर्व करने के लिए इंडिया ने कौन से इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, और ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव चल रहा है वो हम इसमें देखने वाले हैं। और इंडिया ने उसमें क्या सिग्निफिकेंट राइज किया है और उसके वजह से क्या कॉस हो रहा है, क्या गुड कॉस हो रहा है इंडिया में, वो हम इसमें कवर करेंगे। और अदर रिलेटेड न्यूज अगर पॉसिबल रहा तो हम इसको कवर करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस लेक्चर को ज्यादा हेक्टिक ना बनाया जाए। जितना आप इसमें कॉन्फिडेंट होके अच्छे से कंफर्टेबल होके पढ़ सके उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि 3 लेक्चर हो गए फिर भी इसमें अब तक सिर्फ फॉरेस्ट तक ही है, फॉरेस्ट भी कवर नहीं हुआ। देखो, सबसे पहली बात यह है कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम। ठीक है, अगर PT 365 अगर पढ़ने की बात होती, रटने की बात होती, तो फिर इसको बहुत आसान है, इसको मैं 2 लेक्चर में खत्म कर देता। लेकिन मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स का डेप्थ हम जानते हैं, प्रीलियम किस हद तक जा रहा है, किस हद तक उसका डिफिकल्टी हो रहा है ना, वो हम जानते हैं। इसके लिए हर एक चीज का एक डेप्थ एनालिसिस में इतने अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमी का लेक्चर हो, चाहे वो पॉलिटी का लेक्चर हो। आप जाके उसको एक बार देखें, कैसे हमारे आशीष सर ने और अनिकेत सर ने बहुत निचोड़ के वो फैक्ट्स लाए, बहुत कहते हैं ना स्टैटिक पार्ट को भी इंक्लूड कर दिया, ताकि आपको कनेक्ट करने में उसमें कोई दिक्कत ना हो, आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इतना मैं दावे के साथ तो कह सकता हूँ भाई कि मतलब इससे बेहतर लेक्चर शायद ही कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय न करते हुए अब देखो, ब्लू प्लेनेट प्राइज, ये इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अपना पहला टॉपिक है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑफ ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPBES। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज में, क्योंकि इसने ब्लू प्लेनेट प्राइज जीता। अब ब्लू प्लेनेट प्राइज, आपको लग रहा है ब्लू प्लेनेट प्राइज है क्या? ब्लू प्लेनेट प्राइज जापान की एक फाउंडेशन है, आसाही ग्लास फाउंडेशन। आसाही ग्लास फाउंडेशन ये हमेशा निकालती है और ये 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। लेकिन आपको ये जो ब्लू प्लेनेट प्राइज दिख रहा है, इसका नाम ब्लू प्लेनेट क्यों है? इसके पीछे एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है। हमारे एक कॉस्मोनॉट है, रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गगारियन, उन्होंने एक बार एक कोट दिया था, द अर्थ इज ब्लू। ठीक है, अर्थ एक प्लेनेट है और वो ब्लू है। तो इसी बेस पे ये ब्लू प्लेनेट प्राइज कंडक्ट कराया जाता है और ये उनको मिलता है जो बहुत ही अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं प्लेनेट को कंजर्व करने के लिए, एनवायरमेंट को एक अच्छा विल पावर देने के लिए। अब इसमें ब्लू प्लेनेट प्राइज के क्या क्या है हम उसको देखते हैं। ब्लू प्लेनेट प्राइज में सालाना हमेशा 2 रेसिपिएंट्स जिनको अवार्ड मिलता है। अवार्ड में क्या आता है? $500,000 प्लस एक कमेमोरेट ट्रॉफी आती है। ठीक है, 500,000, ये देखो 500,000 प्लस एक ट्रॉफी आ रही है और ये रशियन कॉस्मोनॉट। और एक बात है कि ये हर साल जब भी इसका अवार्ड प्राइज सेरेमनी हुआ है, ये हमेशा टोक्यो में ही हुआ है, हमेशा। तो अगर आ गया ऑप्शन में कि टोक्यो में होता है क्या, टिक मारिए, सही आंसर है। ब्लू प्लेनेट प्राइज डन। अब बढ़ते हैं IPBES क्या होता है। IPBES ये पनामा सिटी में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, साइंस पॉलिसी इंटरफेस को और बायोडाइवर्सिटी को ये एनरिच करता है। ठीक है, इकोसिस्टम को मजबूत करता है। ये यूएन बॉडी ना होकर भी UNEP का एक सेक्रेटेरिएट इसको सपोर्ट करता है, इसको सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इतने लार्ज स्केल पे ये बॉडी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सेक्रेटेरिएट इसका है बॉन, जर्मनी में।
बॉन जर्मनी में, कुछ याद आया? अब आप लोग ये सोचना कि बॉन कन्वेंशन है क्या, बॉन कन्वेंशन है क्या, कमेंट सेक्शन में लिखो इसको, ठीक है। और करेंटली इसकी 145 मेंबर्स से ज्यादा है आईपीबीईएस के, ठीक है, जिसमें से इंडिया भी उसका एक पार्ट है। ये आपको याद रखना है कि इंडिया भी इसका पार्ट है। प्लस अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जितने मेंबर यूएन के हैं एलिजिबल, उतने मेंबर यहाँ पे भी एलिजिबल है, ठीक है। और अभी ये बताओ कि यूएन के मेंबर कौन कौन से एलिजिबल है? जो कंट्री सॉवरेन है, जो कंट्री पीस लविंग है, और जो ये कोशिश करता है, उसके अंदर विल पावर रहता है कि जो एक दायरा, जो एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ऑब्लिगेशन जो है यूएन के, उसको फुलफिल किया जा सके, या फिर उसका पोटेंशियल रखता है कि मैं इसको फुलफिल कर सकता हूं, वो यूएन का मेंबर बन सकता है, और वही आईपीबीईएस का भी मेंबर बन सकता है, ठीक है। तो ये जो इतना छोटा दिख रहा है आपको, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, तो ये मैंने आपको बताया। प्लस ये जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अभी इसमें और भी बहुत सारे हैं जो आपको अभी पता चलने वाले, ठीक है। IDWH, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये, पहली बात तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या फर्क रहता है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ये रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपनी तरफ से अडॉप्ट करती है, मतलब इसमें दोनों की सहमति बनती है। तो फिर इसमें एक तो स्टेट लिस्ट आ जाता है और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट, ये दोनों पे मेजर फोकस रहता है। और सेंट्रली सेक्टर स्कीम क्या रहता है? जो फुल्ली यूनियन के अम्ब्रेला के अंदर आता है, ठीक है। उसमें किसी का विल पावर नहीं रहेगा, सेंट्रल ने उसको एनफोर्स कर दिया तो वो ऑल ओवर इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रली सेक्टर स्कीम का डिफरेंस। अब आईडीडब्ल्यूएच इसको अप्रूव कर दिया 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल। पहले तो ये बताओ कि 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल जो है कौन सी कमिटी से आई थी? एनके सिंह कमिटी से आई थी, और इसके चेयरमैन एनके सिंह ही थे, ठीक है। और इसका भी आउटले 2602 करोड़ तक, 2602 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 2602 इतना आप दिमाग में रखिए, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। अब ये क्या करता है आईडीडब्ल्यूएच? सबसे पहले ये प्रोटेक्टेड एरिया जितना भी रहेगा ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और जो स्पेशीज, जो खास करके जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, उनके ऊपर ये ज्यादा फोकस रखता है ये सब पे फोकस है, लेकिन जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनके लिए इनिशिएटिव निकाल देगा, उनके लिए एक कहते हैं ना अलग अलग सलाह देगा, सजेशन एडवाइस देगा कि उनको कैसे कंजर्व प्रिजर्व किया जा सकता है, उसके बारे में ये बताता है आपको। रिकवरी प्रोग्राम इनिशिएट कर देगा, वही इनिशिएटिव का ही पार्ट है, ठीक है। अब तक इसके अंदर 22 स्पेशीज इसके स्पेशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं, 22 स्पेशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। अब इसके सब स्कीम्स कौन कौन से हैं? सब स्कीम्स, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, ये इसके मेजर है। आपको इसके ईयर्स याद रखने। देखो प्रोजेक्ट टाइगर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमने देखा था 1992 में, और ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन दो नए हैं, इसके ईयर भी सेम ही है, याद कर लो। और प्रोजेक्ट चीता 1952 में, ठीक है। जब हम बिग कैट के बारे में पढ़ रहे थे तब भी मैंने प्रोजेक्ट चीता का जिक्र किया था। आपको अगर याद नहीं है तो आप एक बार वहां पे जाके देख सकते हैं, और खास करके पेन और बुक लेके बैठ जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज आप वो चीज लेके बैठिए, सबसे बेहतर तो वही है, ठीक है। अब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिसका पबेड ऑप्शनल है ना, वो ये चीज एनवायरमेंटल गवर्नेंस के तौर पे भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है। तो ये क्यों है? थाजाकारा पंचायत गांव का नाम याद रखना है आपको कुछ भी करके। ये केरला का एक गांव है जिसने अपना अपडेट कर दिया पीबीआर में। पीबीआर मतलब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये ऐसा है कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में कि आपको जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो एक असर्टिव नॉलेज है, हर एक चीज बायोडाइवर्सिटी को लेकर के गांव में इसका अवेयरनेस फैलाया जाता है, ताकि उसको बोलते हैं ना उतना बूस्ट दे सके, एनवायरनमेंट उतना ग्रोथ हो सके, उसको कंजर्व कर सके। मतलब आजकल जितना अवेयरनेस है नहीं, तो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके अवेयरनेस को। तो इसका पीबीआर का क्या, एक तो पहला तो ये है ट्रेडिशनल नॉलेज बूस्ट करना, दूसरा बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना हो गया, और तीसरा सस्टेनेबल मैनेजमेंट, और जैसे कि फॉरेस्ट थोड़ा गवर्नेंस
वो सब एक चीज आ जाएगा। और पीवीआर एक और बात है कि ये मिशन लाइफ के अंडर आता है, मिशन लाइफ के अंडर आता है, ये आपको याद करना है। इसका गोल क्या है, इसका गोल ये है कि हर एक गांव में पीवीआर रजिस्टर हो जाना चाहिए, और जिस दिन ये हो गया ना उस दिन बहुत बड़ा आउटपुट मिलेगा। ट्रस्ट मतलब बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना एग्जीक्यूशन एट लोकल लेवल, बेटर एग्जीक्यूशन एट लोकल लेवल विल गिव आउटपुट ऑफ रिजल्ट एट ग्लोबल लेवल, रिजल्ट एट ग्लोबल लेवल। ये कोट है, मैंने बनाया, ऐसे आप भी बनाया करो, बहुत एनरिच लगेगा सब कुछ। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोवाइड करता है, लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और उसके मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज है, या फिर और वो कैसे कैसे यूज आ सकती है वो सब चीज। और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ जाता है, अगर कंजर्व कर रही है कोई चीज तो वहां पे सस्टेनेबल नाम आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर आता है, इसका स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन हुआ है, स्टैट्यूटरी मींस टेम्पररी, बट देन टू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, 2002 के अंडर आता है, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी इसको प्रिपेयर करती है। ठीक है, पीवीआर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि केरला ने, और ये वन ऑफ द फर्स्ट है, वन ऑफ द फर्स्ट है, अभी ये जस्ट इसका इनिशिएशन है, वन ऑफ द फर्स्ट। मैं फर्स्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी तक उतना आया नहीं इंफॉर्मेशन कि कौन सी पहली गांव है, लेकिन देन टू ये वन ऑफ द फर्स्ट है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का बहुत ही पुअर कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही पुअर इसके रिमार्क्स भी है। टोटल 180 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया का रैंक 176, मतलब बहुत ही पुअर इसका मार्क्स है। अब इसके स्कोर कितने हैं, कौन सी तीन क्या आपको इसमें हर एक चीज पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें ईपीआई 2024, ये याले सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी, ये इसको लॉन्च करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर आए थे और 11 इशू कैटेगरी आए थे, तो ये आपको क्या ये याद करना है या फिर इसका ये दोनों का पूरा नोट्स निकालना है, बनाना है? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ इसके नंबर्स याद रखने हैं, 58 एंड 11। ठीक है, 180 कंट्रीज थी, इसमें क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के ऊपर, एनवायरमेंट हेल्थ कितना और इको सिस्टम में जो वायबिलिटी है, एक्टिविटी जो है उसके ऊपर ये अपने हिसाब से रैंक्स देते हैं। तो इसमें एस्टोनिया एक कंट्री है जिसने इसको टॉप किया है, जिसका स्कोर 75.7 है। स्कोर आपको याद करना है किसका, जो टॉप 3 कंट्रीज है उसका, फिर जो बॉटम मोस्ट कंट्री है उसका, और इंडिया की जो कंट्री है उसका। अगर आपको स्टार्टिंग में पूरे तीनों स्कोर याद नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक से चालू करो, एक से चालू करो, इंडिया का कितना है वो चालू करो और म्यांमार कितना है वो। जब आप मल्टीपल रिवीजन करते रहेंगे तो ये चीज आपके जहन में अपने आप बैठ जाएगी, अगर जहन में भी नहीं बैठी तो आप उसको इतना बार देख लेंगे कि एग्जाम में आपको वो अपने आप इंट्यूशन के थ्रू क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो एस्टोनिया का 75.7 स्कोर है, दूसरे पे जो अपना लग्जमबर्ग है उसका 75 स्कोर है, और जो जर्मनी है उसका 74.5 है। ठीक है, ये इसके टॉप 3 कंट्रीज के स्कोर है। सबसे बॉटम है 27.1 स्कोर ला करके म्यांमार, लेकिन इंडिया का इससे उतना ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है, सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है, 27.6। इंडिया का इसमें रैंक आया है 176 और इसके स्कोर है 27.6, खाली एक डिजिट का फर्क है, ये तो आपको याद होनी चाहिए 1 और 2 का। ठीक है, और एक चीज, एक बैड न्यूज इसमें यह है कि इंडिया ने जो चाइना था, सल्फर डाइऑक्साइड, एंथ्रोपोजेनिक जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा एमिट करता था चाइना एक समय पे 2022 में, लेकिन इंडिया ने अब उसको सरपास कर लिया है। अब ये एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड से होता क्या है, ये एसिड डिपोजिशन करता है फॉसिल फ्यूल जो रहता है ना उसके बंद से, फिर सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड कर देगा, और एयर की क्वालिटी तो डिग्रेड होनी ही होनी है, वाटर क्वालिटी भी डिग्रेड करेगा। तो इस चीज के लिए थोड़ा हम लोग को चिंताजनक बात है ये कि इंडिया की रैंक पुअर आई है, लेकिन आपको ये फैक्ट याद करना है, दिल पे बात लगाना नहीं है, बस कोशिश करो। देखो आप भी एस्पिरेंट्स हो, अगर आप ब्यूरोक्रेट हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहे अपनी ड्यूटी को लेकर के, तो फिर जितना हो सके आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दें, कि मतलब खास करके इतना कि कभी बॉटल वॉटल तो एटलीस्ट ना फेंके यहाँ वहां, ठीक है, कचरा ना फेंके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ठीक है, ये रिलीज किया था गोल्डमैन
सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है लेकिन याद कर लो, ठीक है। अब इसमें इंडिया की रैंक सेम 176 आउट ऑफ 180, इतने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया का इसमें स्कोर बना था 45.5। और फिर इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, लग्जमबर्ग। सेकंड पे एस्टोनिया है, यहाँ पे सेकंड एस्टोनिया है, वहां पे फर्स्ट एस्टोनिया, ठीक है। थर्ड पे आएगा आपका डेनमार्क, इसके स्कोर क्या क्या है, लग्जमबर्ग के 70.8, एस्टोनिया के 70.5 और डेनमार्क के 69.4। सबसे बॉटम पे आता है आपका किरीबाती जिसका है 41.2, सॉरी, ठीक है। ये याद रखना है आपको। और ये चार इसके कैटेगरी उस हिसाब से ये होता है। सबसे पहले तो लैंड मैनेजमेंट, और फिर उस लैंड मैनेजमेंट के बाद में उस बायोडाइवर्सिटी पे कितना थ्रेट पड़ रहा है, कैपेसिटी और गवर्नेंस किस हिसाब की हो रही है, और फ्यूचर में इसका क्या ट्रेंड है, उस हिसाब से ये अपने इंडेक्स निकालता है और रैंक देता है। तो इंडिया में हमने 2 इंडेक्स पढ़ा अभी तक, दोनों में इंडिया का रैंक 176 है, ये तो आसानी से याद हो जाना चाहिए। लेकिन उसके स्कोर कितने थे, ईपीआई में उसका 27.6 था और नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में इसका 45.5 था, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज के नाम याद नहीं हो रहे तो स्टार्टिंग में एक ही करो, ठीक है, हो जाएगा, बाकी चिंता की कोई बात नहीं। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पुट करो, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। अब कैमल्स, यूएन ने 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स बोला। अब इसके कौन से 2 वेरिएशन है कैमल के, जानते हैं। पहले तो कैमल का ये जान लो कि ये अफ्रीका और एशिया में ज्यादातर पाए जाते हैं, और मुझे तो लगता है मोस्टली यही पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके टाइप्स 2 हैं, एक होता है ड्रोमेड्री और एक होता है बैक्ट्रियन। ड्रोमेड्री मतलब जिसके सिंगल हम्प, ये जो इसका उठा हिस्सा रहता है इसको हम्प बोलते हैं, ठीक है। अब हम्प के बारे में एक एडिशनल फैक्ट थोड़ी देर में जस्ट बता रहा हूँ। जिसका ये सिंगल हम्प रहता है उसको बोलेंगे आप ड्रोमेड्री, और जिसके 2 हम्प रहते हैं ना, ऐसे ऐसे 2 हम्प रहेंगे और बीच में ऐसा बैठने का जगह रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बैक्ट्रियन कैमल। अब ये हॉट कंडीशन में सरवाइव करने वाला एनिमल है। ये फीड किस पे करेगा, ये फीड उस पे करेगा जो पत्ते मोटे होते हैं और जो राजस्थान जैसे एरिया में, हॉट ह्यूमिड एरिया में पाए जाते हैं, वैसे जगह ये सरवाइव करता है, उन पत्तों पे ये फीड करता है। उन पे क्यों फीड करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्टोर करते हैं, किस चीज को, क्लोरोफिल को, स्टार्च को, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा वो रिस्टोर करते हैं, ओके। और इसके साथ ही साथ इसका जो हम्प है, ये हम्प में अपने ना फैट स्टोर करते हैं। यहाँ पे इनके फैट स्टोर होता है जो धीरे धीरे इनको एज अ एनर्जी प्रोवाइड करता है, पूरे बॉडी में एज अ एनर्जी सर्कुलेट होता है। तो इनके लिए ये बॉडी हम्प जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसको कंजर्व करने के लिए राजस्थान ने इसको स्टेट एनिमल घोषित कर दिया था 2014 में। साथ ही साथ राजस्थान का एक और स्टेट एनिमल है, वो आप सर्च करो और इस कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन सा स्टेट एनिमल है। खास करके जो राजस्थान RAS दे रहे हैं उनको तो ये बात पता ही होनी चाहिए कि उनका दूसरा स्टेट एनिमल कौन सा है, ठीक है। अब इनमें से एक प्रजाति है जिसका नाम खरई कैमल, जो स्विमिंग में बहुत जाना माना है। वो लंबे लंबे स्विम कर लेता है, और इसीलिए कुछ पहले के टाइम पे कुछ टूरिस्ट जो थे उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करते थे, बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिलाय होते थे, मतलब। और इसका मैंग्रोव, जो मैंग्रोव ये खाते हैं वो इनका कच्छ गुजरात में फाउंड होता है। और बैक्ट्रियन कैमल, ड्रोमेड्री कैमल, एज इंडिया इज अ होम ऑफ डाइवर्सिटी, दोस्तों दोनों पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन मतलब जिसके 2 हम्प रहते हैं वो आपके लद्दाख नुब्रा वैली में पाया जाएगा, ठंडे जगह पे भी पाया जाएगा। और ड्रोमेड्री कैमल जो है हॉट डेजर्ट में पाया जाएगा, राजस्थान गुजरात में। अदर टाइप ऑफ कैमल्स जो है लामा, अल्पाका, गुआनोको, विसूना। लामा का फोटो देखना, बहुत क्यूट दिखता है लामा, मस्त दिखता है, छोटा सा, छोटा मतलब इन द सेंस बढ़िया दिखता है, इनसे तो बढ़िया ही दिखता है, ठीक है। अब हमारा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन था ये हमारा हो गया एंड। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में। तो यूएन रेड मतलब रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इसका क्यों आया है ये, क्योंकि इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है रेजिंग एम्बिशन एक्सिलरेटिंग एक्शन, मतलब RA3 करके इसको याद रखो आप, ठीक है। और इसको
एनडीसी के थ्रू कैसे एनहांस किया जा रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट करके ये लॉन्च किया गया। पूरे रिपोर्ट का टाइटल है, इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये फर्स्ट पार्ट याद रख लो, RA3 क्या है, बस दैट्स इट। और इसके की फाइंडिंग क्या है देखो, पहले तो यूएन रेड क्या है, मैं यूएन रेड बताता हूं आपको। यूएन रेड दोस्तों, यूएन रेड 2008 में लॉन्च हुआ था और ये यूएनडीपी, यूएनईपी और एफएओ तीनों का ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ठीक है, अब ये क्यों यूज होता है, देखो गवर्नेंस के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए और जो क्लाइमेट मिटिगेशन के थोड़े हिस्से को कवर करता है, ठीक है, थोड़े हिस्से को, बट देन टू। और यूएन रेड का एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका जो भाई है यूएन रेड प्लस, यूएन रेड प्लस, इसको ये बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। यूएन रेड और यूएन रेड प्लस में डिफरेंस क्या है, देखो यूएन रेड जो है एक थोड़ा सा नैरो है और यूएन रेड प्लस ब्रॉड है, ये अपने ह्यूमन एक्टिविटी तक को ये कैप्चर करता है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, एनहेंसमेंट कैसे करना है, कंजर्वेशन कैसे करना है, ये हर एक चीज रेड प्लस में आ जाएगी। ठीक है, और यूएन रेड में डिफॉरेस्टेशन जैसी चीजें आएगी, फॉरेस्ट को जो डिग्रेड हो रहा है उसको अपग्रेड कैसे करना है वो चीज। अब एनडीसी क्या है, एनडीसी के बारे में भी दोस्तों अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। एनडीसी प्लान आया है पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू। पेरिस एग्रीमेंट कौन सा कॉप था, COP21, जो कि 2015 में हुआ था। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि शर्म एल शेख जो इजिप्ट में हुआ था वो कौन सा कॉप था। ठीक है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब एनडीसी का क्या रहता है, एनडीसी मतलब ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं उनको ये अच्छे से डिफाइन करता है और उनको ये जो है मैनेज करता है। जैसे कि एक है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमको लाना है, ग्लोबल का जो टेम्परेचर है क्लाइमेट चेंज वाला, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, जो कि अभी 2 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। ठीक है, फिर अब इसमें ये है, रिपोर्ट का ये कहना है कि 20 में से सिर्फ 8 कंट्री हैं जो ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन के क्वांटिफाइड टारगेट को लगभग फॉलो कर रही है, जिसका हाईएस्ट रेट है। अब इसमें 11 ऑफ द एनडीसी कंटेन क्वांटिफाइड टारगेट रिलेटिंग टू एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, डिफॉरेस्टेशन को पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को इसके लिए पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, ये इसकी रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, अब यूएन रेड का हमने जान लिया क्या था, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके 3 थे, यूएनडीपी, यूएनईपी, एफएओ, और हाँ इसके पार्टनर कंट्रीज जो हैं टोटल 65 है, जिसका इंडिया एक हिस्सा है। ठीक है, ये और रेड प्लस देखो क्या है, रेड प्लस वार्सो फ्रेमवर्क से आया है और इसको अडॉप्ट किया था 19 COP 19 में। COP 19 कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, अब इसका रोल क्या रहेगा, देखो कार्बन स्टॉक्स, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, बोला ना ब्रॉडर स्केप है इसका, सस्टेनेबल चीज़ों को देखेगा, कंजर्वेशन देखेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारा है IAF, इंडियन एयरफोर्स नहीं, इंडियन आर्म फोर्स नहीं, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। क्या कह रहा है, इसका क्या कहना है भाई। 19 सेशन इसका हुआ था अभी, तो उसने कुछ पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं। देखो एक गोल निकाला गया था UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट के द्वारा, जो कि 2017 से 2030 तक के लिए वो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल था, जिसमें 6 पॉइंट्स थे। कौन कौन से थे, एक तो रिवर्स फॉरेस्ट कवर लॉस, जो भी फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा है उसको रिकवर कैसे करना है, फिर उसमें फॉरेस्ट के बेनिफिट और लाइवलीहुड जो है उनको कैसे फ़ायदा देना है, फिर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करके उसको सस्टेनेबल कैसे आना है, उस रिसोर्स को मोबिलाइज कैसे करना है, फिर फॉरेस्ट गवर्नेंस का एक पार्ट आता है, फिर इसमें कॉर्पोरेट एंड वर्क अक्रॉस सेक्टर। देखो ये पॉइंट देख के किसी को लगेगा नहीं कि ये ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स का एक पॉइंट है, तो फिर कभी कभी ऐसा आ सकता है कि इसमें से कौन सा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल नहीं है, तो फिर ये टिक मत मार के आ जाना, क्योंकि ये हिस्सा है, GFG 6 है ये। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल था 2030 को लेकर के, इसके लिए ऑफ ट्रैक है पूरा वर्ल्ड, मतलब उस रेंज में नहीं है, बट देन टू इंडिया में उसका डेवलपमेंट है। देखते हैं कौन सा है। इंडिया में फॉरेस्ट का ग्रोथ हुआ, लेकिन 2261 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2261 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, इस रिपोर्ट का मानना ये है। और इंडिया में 17 स्टेट्स में 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में। ठीक है, अब UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट, इसका क्या है ये देखो।
इसमें हमने ये पता चल गया 2017 में तो 2030 तक के लिए, और जितने भी यूएन के मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया उनकी जिम्मेदारी बनती है ये, ठीक है। और 6 फॉरेस्ट गोल जो है इसमें था 2030 के लिए, जो वॉलेंट्री और यूनिवर्सल है, वॉलेंट्री और यूनिवर्सल है, देखो वॉलेंट्री और यूनिवर्सल है। अब इसमें इंक्लूड क्या करता है ये 3% फॉरेस्ट एरिया, इसको इंक्रीज करना है, ये इसका वन ऑफ द टारगेट है, मेजर टारगेट है, ये आपको याद करना है 2030 के अंदर अंदर इसको 3% का जो फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली इंक्रीज करना है, मतलब कितना 120 मिलियन हेक्टेयर। और यही वो कह रहा है कि रिपोर्ट यही कह रही है कि ग्लोबल जो है ऑफ ट्रैक है इस चीज़ को लेकर के, 2030 तक इसको फॉलो करना बहुत ही असफल रह जाएगा, ये विजन जो है फ्लॉप होने वाला है, ठीक है। अब इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में हम जानते हैं कि ये 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ये 2 का सक्सेसर है, एक तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट और इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट पैनल, फोरम के बाद आ गया IAF, ये दोनों का सक्सेसर है। 1995 से 1997, फिर वही 1997 से 2000, और 2000 में अपना भाई IAF आ गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रमोट करना, फिर वही बात कंजर्वेशन करना है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको देखना है, फिर फॉरेस्ट गवर्नेंस इसको देखना है, क्लाइमेट मिटिगेशन जो हो रही है उसको कंट्रोल करना है, सॉरी क्लाइमेट मिटिगेशन इसमें नहीं आएगा, लेकिन यही मेजर इसमें ऑब्जेक्टिव जो ऊपर के 2-3 हमने पढ़े वही है, ठीक है। अब इसके 5 कंपोनेंट आ रहे हैं। UNFF ये भी 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसी के साथ इस्टेब्लिश हुआ था। इकोसॉक कौन सा है, UN का एक हिस्सा है, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, और ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को ये फैसिलिटेट करता है। अब कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट क्या है कि ये पहली बात तो 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये ना ऐसा फॉरेस्ट का जो पार्टनरशिप है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अलग अलग एजेंसी जो है 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके इसमें पार्टिसिपेट करके सेम ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल करने का कोशिश करती है। और ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्किंग, ये क्या है, GFFN सीधे फाइनेंस, तो फिर ये फंड देखती है कहाँ से कैसे फंड लेना है, कैसे बटोरने हर एक जगह से, और फिर कैसे उसको एक जगह पे लगाना है, ठीक है। और UN का ट्रस्ट फंड ये जो है वॉलेंट्री है। अब इतना हो गया। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस क्या है हमने देख ही लिया, जो ऊपर है वही एज इट इज इसमें भी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली ये पढ़ना है कि ये पॉलिसी, लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सिर्फ इतना देखना, और ये डिसीजन मेकिंग इसका रोल है, और UNFF 19, दैट्स इट। और आपने इसमें कुछ जोर नहीं डालना, ठीक है, कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद कर लेता हूँ, नहीं इतना नहीं पूछा जाएगा, तो उस चीज़ का दिक्कत ना लो। अब मैंग्रोव्स कंजर्वेशन, ये आपको फटाफट याद होने वाला है क्योंकि इंडिया में मैंग्रोव अच्छा खासा पाया जाता है, ठीक है। अब IUCN रेड लिस्ट निकाला है मैंग्रोव को लेकर के, और इसमें ये बोला कि 50% जो इकोसिस्टम है वो वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ये 3 इसके थ्रेट्स हैं रेड लिस्ट के अंदर मैंग्रोव का। अब IUCN ने ये 44 कंट्रीज के अंदर 36 रीजन, 44 कंट्री के अंदर 36 रीजन, ना कि 36 के अंदर 44 रीजन, तो इसका याद रखो 36 रीजन 44 कंट्रीज, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर ये हेडलाइन इंडिकेटर कौन बोल रही है, ये बात कौन खोदा, कौन, ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसने खोदा है, ठीक है। अब क्या कहना है इसका कि जो साउथ इंडिया, देखो अपने हर एक चीज, पहले तो नेचर जान लेते, पहले तो ये जानो कि मैंग्रोव इंडिया में पाया कहाँ जाता है। एक तो आपके अरेबियन सी में पाया जाएगा, फिर उल्टे चले जाओ बे ऑफ बंगाल में पाया जाएगा, साउथ इंडिया में पाया जाएगा, और फिर वेस्ट इंडिया जो है सुंदरबन वहाँ पे पाया जाएगा। अब इन सब का स्टेटस क्या है, सबसे बढ़िया स्टेटस आपको लग रहा है सुंदरबन का है, नहीं, सबसे बढ़िया स्टेटस अंडमान और बे ऑफ बंगाल जो कोस्टल एरिया उसका है। क्या है, लीस्ट कंसर्न है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं, अपना बढ़ रहा, फल रहा, फूल रहा, एकदम मस्त है। और साउथ इंडिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और वेस्ट इंडिया जो है वल्नरेबल है, ठीक है। तो इसमें यह पता चलता है कि साउथ इंडिया की वर्स्ट इसका थ्रेट है। अब मैंग्रोव जो है कैसा है, क्या है, जानते हैं। पहले इसका मैंग्रोव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी बातें क्यों होती है, सबसे इसके बहुत अलग अलग है। तो पहले तो ये कार्बन जो है उसको रिड्यूस करता है, दूसरी बात ये डिजास्टर रिलीफ में फ़ायदा करता है, क्योंकि जो कोस्टल लाइन में इतने बड़े बड़े पेड़ रहते हैं तो फिर फ्लड्स आने से रोक लेगा, और इसकी रूट्स जो है थोड़ा थोड़ा वाटर सोखती रहेगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देता है, और बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करेगा ही करेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा, बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट कोस्ट में
ज़्यादा पाया जाता है और ये लगभग 15% वर्ल्ड के कोस्ट लाइन को कवर करता है, लगभग 15% ऑफ वर्ल्ड कोस्ट लाइन। कभी भी आप मैंग्रोव के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं कि 15%, फिर इंडिया के स्टेटस क्या है उन सब में, और फिर उसको कैसे इंप्रूव करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अब इसमें स्टेटस आपने जान लिया कि किसका कितना है कैसा है, लेकिन अभी ISFR की रिपोर्ट आई थी 2023 में, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है, उसने बोला कि 0.34% इसमें इम्प्रूवमेंट है, मतलब 17 स्क्वायर किलोमीटर का। कुछ ना होने से अच्छा कुछ बेहतर है, ये एक साइन है कि अभी और भी इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। लेकिन देन टू वी नीड मच मोर, खास करके उड़ीसा जैसे जगहों पे और भी बहुत सारे जगहों पे, वेस्टर्न घाट्स में और साउथ इंडिया में अगर इसके कहीं ना कहीं अगर बीज पाई जा रही है तो फिर इसको और एनरिच किया जाए, मेरा तो यही मानना है। मेजर लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं मैंने बताया था, अंडमान निकोबार, सुंदरबन, महानदी मतलब आपका ईस्ट, और गोदावरी कृष्णा भी आपका ईस्ट में ही आएगा, ईस्टर्न इंडिया पार्ट में। ठीक है, इंडियाज इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव कंजर्व। अब इंडिया क्या इनिशिएटिव लिया? सबसे पहले मिस्टी प्रोग्राम सबके मुंह पे होना चाहिए भाई, सबसे पहले। अब इसमें यह है कि ये 9 स्टेट्स को कवर करता है और 4 यूटी को, 9 स्टेट्स और 4 यूटी को। 2028 तक का इसका प्रोग्राम है, 2023 में इसको निकाला था, 5 ईयर प्लान। अब इसका क्या है, 540 स्क्वायर किलोमीटर इसको बनाना है, 540 स्क्वायर किलोमीटर इसको अच्छे से मैंग्रोव उसमें एनरिच कर देना है, ये इसका है। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? कैंपा और MG नरेगा। कैंपा के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया, जिसको नहीं पता वो जाके देख सकता है। और MG नरेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट स्कीम इसके साथ में। ठीक है, अब सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, साइमी इनिशिएटिव। इसका इनिशिएटिव का यह है कि एक्वाकल्चर फार्म हर एक कोस्टल रीजन के आसपास बनाएगा, जिसके वजह से मैंग्रोव तो बढ़ेगा, साथ में श्रिम्प प्रोडक्शन। श्रिम्प मतलब फिश की एक स्पेशीज है, जिसको झींगा भी कहा जाता है मराठी में खास करके। तो ऐसे कांटे वाली मछली रहती है, ये फिश है, तो फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे कांटे रहेंगे पूरे बॉडी पे, थोड़ी पिंकिश वाइट कलर की रहती है, तो ये श्रिम्प प्रोडक्शन भी उसमें होता है। ठीक है, अब मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन, इसको WWF इंडिया ये इसको सपोर्ट करता है, वही 9 कोस्टल स्टेट्स को। ठीक है, और इसी तरह अब ग्लोबल पे क्या है इसका, शर्म एल शेख इजिप्ट। देखो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे बात ही आ गई कि COP27 में आता है, COP27 में आता है। अब इसका बताओ ईयर क्या था, ईयर इसका क्या पे है? ठीक है, UN का ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है ये, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस के थ्रू। और फिर बाद में इसका टारगेट क्या है, 4 बिलियन सस्टेनेबल फाइनेंस करना है, 15 मिलियन हेक्टेयर को 2030 के अंडर इसको कवर करना है। ठीक है, तो इसका बेसिकली हमने मैंग्रोव भी कवर कर लिया, हर एक चीज़ हो गया। अब ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस का एक टारगेट था, ये देखो कि इसका 20% मैंग्रोव इसमें कवर करना है 2030 के अंडर। सबका 2030 के अंडर तक का गोल है, बस इसको बता नहीं पा रहा कि कौन सा किसका कैसा है। ठीक है, अब आज के लिए हम इतना ही करने वाले। हमने इसमें मैंग्रोव कवर किया, UN रेड कवर किया, IAF कवर किया, और जो शॉर्ट न्यूज़ थे उसको कैसे डिटेल में पूछा जा सकता है, हमने वो वल्नरेबिलिटी इसमें देखी। ठीक है, और कभी भी शॉर्ट न्यूज़ को ऐसा मत नेग्लिजिबल मत समझना दोस्तों, खास करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट न्यूज़ से ऐसे पुट कर देता है ना। देखो इसमें तो मोस्टली बच्चे वो हैं जिन्होंने मंथली मैगजीन पढ़ी नहीं है, तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ो। ठीक है, PT 365 इसको मल्टीपल रिवीजन दो, हर एक चीज़ से होगा, प्रैक्टिस रिवीजन PYQ यही है। ये मत सोचो कि करंट अफेयर्स PYQ का है तो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें से आपको ये पता चलेगा कि कैसे होता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो अगला लेक्चर में हम इसको शॉर्ट न्यूज़ कवर करेंगे, और जो भी इसके बॉडीज़ है, बॉडीज़ इन द सेंस इंटरनेशनल बॉडीज़, वेस्टर्न और जो कोस्टल एरियाज है, हम उसको कवर करने वाले अगले लेक्चर में। ठीक है, वेटलैंड, कोस्टल एंड ओशन, इसको हम देखेंगे। और अब तक यहाँ तक आए गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर अच्छा गया तो फिर प्लीज़ इसको और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और इसमें मल्टीपल कैसे हम MCQ दे रहे हैं वो आप हमारे टेलीग्राम के तर्क IAS PCS चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं। और एनवायरनमेंट और आने वाले में जो साइंस का रहेगा वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, साइंस मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो वो मैं बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा। आपको बस ये रहना कि कंसिस्टेंटली आपको बने रहना, रिवीजन उसको मल्टीपल करते रहना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।